हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे इतने सालों में शुभम जगदीश ने संभाला है, पूरी कोशिश करूंगा कि इस बार भी शुभम संभाल लेगा। Ready. Running with King Kong, bullets rain down like it's thunder. Ready or not, she got the Glock, she'll put you under. You know we game time on the front line till it's over. Into the trenches for ya, like a soldier. हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 17 गवर्नमेंट बजट को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। और बिफोर आई बिगिन आई वांट टू टेल यू कि अगर आपको इस चैप्टर के पूरे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा। ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब ऐप है और उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाने वाले हैं। आराम से डाउनलोड करके आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8 ऑफ दिसंबर से हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम परसेंटेज बूस्टर शुरू होने जा रहा है, विच इज डेडिकेटेड टू आईएससी स्टूडेंट्स ओनली। अगर आपको बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप परसेंटेज बूस्टर में एनरोल कर सकते हैं। मात्र 5,000 रुपए तीनों सब्जेक्ट की फीस होने जा रही है। आप चाहें तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके साथ मैं 3 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर करने जा रहा हूं और बताना चाहता हूं ये तीनों ही सब्जेक्ट मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा। एवरी डे 6 to 8 PM हमारी क्लास होनी है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। तो आपको लगता है एनरोल करना चाहिए तो या तो स्कैन कर लो या ये नंबर दे रखे हैं या आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। फटाफट से जाके आप एनरोल कर सकते हैं एंड सी यू इन द बैचेस। सो नाउ लेट्स बिगिन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बेटा, गवर्नमेंट बजट के अंदर ना बहुत सारा सिलेबस ऐसा है जो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। सो आई हैव क्लियरली मार्क्ड इट आउट जो हमारे सिलेबस में नहीं आने वाला है। तो आप आराम से पूरा टॉपिक पढ़ो मेरे साथ साथ। जरूरी यह बात है कि डिस्क्रिप्शन से इसका नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना। हमारे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में सभी को मिल जाएगा, ठीक है ना भाई। आओ जरा देखते हैं बाबू ये गवर्नमेंट बजट है किस चिड़िया का नाम। तो जैसे हमारे घर में ना बजट हमारी अक्सर मम्मियां बनाती हैं। मेरे घर में तो पर्सनली ऐसा ही होता था। वैसे ही हमारे देश का बजट भी निर्मला सीतारमण जी हमारी एक तरह से फीमेल फैक्टरी है जो बजट बना रहा है। अब बजट होते क्या है? बजट के अंदर कहां कहां से पैसा आएगा उसके एस्टिमेट्स लिखे होते हैं, उसके सोर्सेस होते हैं। सिमिलरली कहां कहां पे पैसा खर्चा करने जा रही है सरकार, वो सारी चीजें मेंशन होती हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 फाइनेंशियल ईयर। अब इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, एग्जाम में क्या लिख कर आएंगे, आओ जरा देखो। एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग इन डिटेल द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर एंड डिसबर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट अंडर वेरियस हेड्स फॉर फाइनेंशियल ऑफ फिस्कल ईयर, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। सरकार के पास कैसा कहां से आएगा, सरकार पैसा कहां कहां खर्चा करने वाली है, एक उसका प्रॉपर स्टेटमेंट बना लेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बजट, ठीक है। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट हमारे सिलेबस में नहीं है तो बढ़िया बढ़िया इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ बजट। तो 2 तरह के बजट होते हैं हमारे देश में। एक यूनियन बजट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है पूरे देश के लिए एक साथ, और दूसरा होता है स्टेट बजट जो कि एक प्रदेश एक स्टेट की गवर्नमेंट बनाती है फॉर पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर स्टेट। कहना क्या चाहते हैं, यूनियन बजट पूरे देश के लिए बनता है, स्टेट बजट उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए बनाती है स्टेट गवर्नमेंट। आओ जरा देखते हैं एग्जाम में क्या लिखना है। यूनियन बजट इज अ बजट प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द कंट्री एज अ होल, but whereas state budget is the budget prepared by the state government such as the budget of Delhi government, budget of Tamil Nadu government etc. यूपी गवर्नमेंट, सब स्टेट अपना अपना अलग अलग बजट बनाते हैं। तुम्हें पता है कई साल पहले ना रेलवेज का बजट अलग आता था और यूनियन का जिसको जनरल बजट बोलते थे वो अलग आता था, लेकिन अब वो दोनों कंबाइंड होकर यूनियन बजट जिसको हम लोग जनरल बजट बोलते हैं वो आता है और हर साल ये फरवरी 1 को प्रेजेंट किया जाता है इन द पार्लियामेंट, ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर और टाइप्स ऑफ बजट हमारे बुक में दे रखे हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको स्किप करो और आगे बढ़ो। अब आते हैं बेटा कंपोनेंट्स ऑफ बजट के ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपोनेंट्स में 2 कंपोनेंट, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट क्या होता है आओ जरा देखा जाए। रेवेन्यू बजट शोज रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एक्सपेंडिचर। मतलब रेवेन्यू मतलब जो रेकरिंग नेचर में जो पैसा खर्चा होने जा रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे और जो रेकरिंग नेचर में सरकार को पैसा मिल रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब रेवेन्यू बजट के 2 कंपोनेंट्स हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, चलो इनको भी पढ़ते हैं। कैपिटल बजट क्या होता है?
कैपिटल बजट का मतलब क्या होता है? इसके अंदर दो कंपोनेंट्स आएंगे, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। होता क्या है, मैं तुमको आसान भाषा में अगर एकदम एक लैंग्वेज में बताना हो, भाई वो सोर्सेस जिनसे ना तो कोई असेट क्रिएट हो ना कोई लाइबिलिटी कम हो, वहां से जो पैसा आता है, ना कोई एसेट क्रिएट हो रहा है ना कोई लाइबिलिटी कम हो रही है, वो सब रेवेन्यू नेचर का है। जिससे अगर एसेट क्रिएट हो या लाइबिलिटीज कम और ज्यादा हो, वो सब कैपिटल कंपोनेंट्स को आता है। आके चल के इसको डिटेल में हमको पढ़ना है, ठीक है? तो टेंशन मत लो, 2 मिनट अपने सांसों को थाम के रखो। आगे बढ़ते हैं। मेरे रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है? रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑल दोज रिसीट्स विच आर नॉन रिडीमेबल, दे क्रिएट नो लाइबिलिटी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवेन्यू रिसीट किसी तरह की लाइबिलिटी नहीं क्रिएट करती, मतलब बोरोइंग्स इसके अंदर नहीं आएगा। और इन्वॉल्व सेल और रिडक्शन इन द असेट, मतलब ना ही असेट कम हो और ना ही लाइबिलिटी बढ़े, इसके थ्रू जो पैसा आएगा उसे बोलेंगे हम रेवेन्यू रिसीट्स। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? अब रेवेन्यू रिसीट्स के भी दो कंपोनेंट्स हैं, या तो सरकार को पैसा आएगा टैक्स के थ्रू या आएगा नॉन टैक्स के थ्रू। एक एक करके पूरा टॉपिक डिटेल में ले जाते हैं इसको। टैक्स के थ्रू सरकार को पैसा कैसे कैसे आएगा, आओ जरा देखा जाए। सबसे पहला तरीका टैक्स का है, वो है पर्सनल इनकम टैक्स, जो कि एक डायरेक्ट टैक्स होता है। मतलब इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारे सोर्स से जो पैसा आएगा उसको डालेंगे हम लोग डायरेक्ट पर्सनल टैक्स के अंदर। आओ जरा देखते हैं। पर्सनल इनकम टैक्स इज लेवीड ऑन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल as well as joint Hindu family arising from various sources like salaries, income from house property, income from business or profession etc. हर वो बंदा, वो इंडिविजुअल, वो बिजनेस हाउस जो अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देगा, वो आएगा हमारे पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है? ये बिजनेस हाउसेस देते हैं। द कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ टैक्स ऑन द इनकम ऑफ द कंपनीज। यहां पे इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, यहां पर क्या आएगा? कंपनीज जो टैक्स पे करती हैं, बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया, वो टैक्स जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस पे करेगा उसको आता है कॉर्पोरेशन टैक्स के अंदर। कॉर्पोरेशन टैक्स को कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं। तीसरा है कस्टम ड्यूटीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो लगता है वही वाली बात। कस्टम ड्यूटीज आर टैक्सेस और ड्यूटीज इंपोज्ड ऑन कमोडिटीज इंपोर्टेड इनटू द कंट्री और कमोडिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री। अगर आप विदेश कंट्री से कुछ अपनी कंट्री में सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर जो टैक्स देंगे। सिमिलरली आप अपनी कंट्री से किसी विदेश कंट्री में अपना सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर जो टैक्स देंगे उसको कस्टम ड्यूटीज या कस्टम टैरिफ कहा जाता है। अब आते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, है बहुत इंपॉर्टेंट है। These duties are levied by the central government on commodities produced within the country. These duties are confined mostly to industrial products. जो industrial products के ऊपर ड्यूटीज लगती है, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटीज लगती है जो भारत देश के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वो सब आता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के अंदर। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि मैक्सिमम टैक्सेस को ना मर्ज करके बना दिया गया है जीएसटी, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला है सर्विस ड्यूटीज। सर्विस टैक्स इज लेविड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पीपल such as services provided by hotels, telephone services, specialized banking and financial services, port services etc. ये पहले चला करते थे, लेकिन अब टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी के अंदर डाल दिया गया है, क्योंकि हमारी किताबों में ये अलग से मेंशन है, इसलिए मैं अलग से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। जीएसटी, जीएसटी सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स विच इज लेविड इन इंडिया on the sale of goods and services. GST is comprehensive tax on manufacture, sale and consumption of goods and services at the national level within a uniform structure of tax rates in the entire country. GST is value added tax. ठीक है ना? तो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी पूरे देश में सेल और परचेस के ऊपर लगाया जाता है। अल्टीमेटली पे किसको करना होता है? अल्टीमेटली पे कंज्यूमर को ही करना होता है। कई तरह के जीएसटी होते हैं, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी। तो इसके डिटेल में हमको इकोनॉमिक्स में नहीं जाना, अकाउंटेंसी के क्लास 11 के पोर्शन में है ये, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? तो सारे तरह के टैक्सेस के जो सोर्सेज है ना, वो हमारे रिसिप्ट्स फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू के अंदर आ गया। लास्ट पढ़ते हैं इंटरेस्ट टैक्स। इंटरेस्ट टैक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्ट टैक्स इज लेविड ऑन द ग्रॉस इंटरेस्ट अर्न्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल कंपनीज एक्सेट्रा। मतलब जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं, उस इंटरेस्ट पे जो वो टैक्स पे करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट टैक्स, ठीक है? काफी इंटरेस्टिंग बात है ये, ठीक है? सब बच्चों को समझ में आ गया रिसिप्ट फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू क्या होगी। अब बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या। एक तो पता चल गया कि भारत सरकार को पैसा मिलता है टैक्सेस के थ्रू, दूसरा है नॉन टैक्स। नॉन टैक्स के अंदर पहली चीज आती है इंटरेस्ट रिसीट्स। इंटरेस्ट रिसीट्स क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स लोन टू स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लाइक रेलवेज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एक्सेट्रा,
अकॉर्डिंगली इट गेट्स रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दीज लोन्स। कभी अक्सर देखा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को लोन देती है, उस लोन पर वो इंटरेस्ट चार्ज करती है, उस लोन पर जो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है सरकार को, वो बोलेंगे बेटा हम लोग इंटरेस्ट रिसीट्स है। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स अगला केस है। अब तुमको पता है सरकार बिजनेस भी तो करती है, सरकार के बहुत सारे बिजनेस है, जैसे बीएसएनएल सुना होगा, ओएनजीसी सुना होगा, ये सारे सरकार के बिजनेस है। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स इनकम ऑफ द गवर्नमेंट comprises profits of public sector companies like BHEL, Oil India Limited, and profits of financial institutions like nationalized banks, life insurance corporation, etc. मतलब वो प्रॉफिट जो एक गवर्नमेंट को अपने बिजनेसेस के थ्रू हो रहा है, जैसे एलआईसी से थ्रू हो रहा है, बैंक्स के थ्रू हो रहा है, या वो डिविडेंड्स जो उनकी कंपनीज के थ्रू उनको मिल रहा है, वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तीसरे टॉपिक पर आते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। कई सारी सर्विसेज ऐसी होती है जो सरकार खुद प्रोवाइड करती है, जैसे कि क्या, द गवर्नमेंट अर्न्स इनकम बाय प्रोवाइडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ फिस्कल, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इट इंक्लूड्स प्रॉफिट्स फ्रॉम सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, करेंसी के सर्कुलेशन से प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको फिस्कल सर्विस बोलते हैं। रिसिट्स फ्रॉम कमर्शियल सर्विसेज ऑफ दूरदर्शन, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, ये जो लाइसेंसेस के थ्रू देते हैं सरकार, वहां से पैसा मिलता है। रिसीट्स फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म एटसेट्रा, ये अलग कुछ सोर्सेस और दे रखे हैं सरकार को जहां से सीधा पैसा आता है। टूरिज्म के थ्रू पैसा आता है, एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू पैसा आता है, फॉरेस्ट के थ्रू पैसा आता है। वो सारे पैसे जो सरकार को मिलते हैं वो यहां पर आएंगे रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। आगे आते ग्रांट्स इन एड, लोन मिल जाए, ग्रांट्स इन एड मतलब डोनेशन मिल जाना, नॉट लोन, ठीक है। ग्रांट्स इन एड एंड गिफ्ट्स आर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय इंडिविजुअल्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स टू द गवर्नमेंट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस सच एज रिलीफ फंड और डिफेंस फंड। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ग्रांट्स इन एड इन कैश फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक। कई बार क्या होता है, डेवलपिंग नेशंस को वर्ल्ड बैंक ग्रांट प्रोवाइड करता है। भारत में रहने वाले देश में कुछ बिजनेसमैन, जिसको अभी अपने थोड़े दिन पहले न्यूज में देखा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और सरकार को डोनेशन दिया है, इस तरह बहुत सारे बिजनेस हाउसेस, बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी सरकार को डोनेशन करते रहते हैं। वो सब कुछ आएगा ग्रांट इन एड के अंदर। अब ये तो हमने पढ़ लिया रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी रिसीट्स होती हैं? सबसे पहली बात, ना कोई लाइबिलिटी बढ़ेगी ना कोई एसेट कम होगा। अब आते हैं हम लोग कैपिटल रिसीट्स पर। कैपिटल रिसीट्स का सिंपल सा सोर्स, या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या क्या, या एसेट कम होगा। मतलब या तो लाइबिलिटी बढ़ने वाली है या असेट कम होने वाला है, ये सब आएगा कैपिटल रिसीट्स के अंदर। कहना क्या चाहते हैं, व्हेन गवर्नमेंट रेजेस फंड्स by incurring a liability or by disposing of or reducing the assets is called capital receipts। कैपिटल रिसीट्स का मतलब लिखा है। कैपिटल रिसीट्स में क्या क्या आएगा आओ जरा देखो। सबसे पहले रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। मान लो सरकार ने किसी को लोन दिया था तो सरकार के लिए एसेट हो गया, अब लोन वापस ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे रिकवरी ऑफ लोन। आओ जरा देखते हैं एग्जाम में क्या लिखना है बेटा। The receipts under this head relate to the recoveries of loan and advances made by the central government to state and union territories governments, foreign governments, public sector enterprises etc. मतलब जो सरकार ने लोन दिए थे डिफरेंट गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, वहां से जो पैसा वापस आएगा उसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ लोन्स। देने को लोन को एसेट बोलते हैं, जब वापस आए तो एसेट कम हो जाता है। तो देखो ये रूल इसमें लग रहा है। अगला आता है मार्केट लोन्स। मार्केट लोन्स आर द लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक। कई बार सरकार जनता से लोन ले लेती है तो उसको बोलते हैं मार्केट लोन्स। लोन लेना सरकार के लिए लाइबिलिटी इंक्रीज करना होता है, इसका मतलब ये भी कैपिटल रिसीट है। अब आते हैं स्पेशल डिपॉजिट्स। सरकार कई बार ना स्पेशल डिपॉजिट कराती है जनरल पब्लिक से, जैसे क्या, आओ देखें। दीज रिलेट टू इन्वेस्टमेंट विद द गवर्नमेंट बाय नॉन गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड्स, फंड्स ऑफ एलआईसी एटसेट्रा। सरकार के बहुत सारे योजनाएं हैं जिसमें जनरल पब्लिक पैसा डाल सकती है, जैसे प्रोविडेंट फंड, कन्या सुकन्या योजना, इस तरह करके बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें सरकार सीधा जनरल पब्लिक से पैसा लेती है अंडर अ स्पेशल डिपॉजिट। तो सरकार के लिए ये एक तरह की लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं और ये कैटेगरी आती है स्पेशल डिपॉजिट्स के अंदर, ठीक है ना। स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स कंसिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स, टाइम डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंदिरा विकास पत्र एटसेट्रा।
पोस्ट ऑफिस के पास बहुत सारे लोगों का पैसा डिपॉजिट होता है, या हम वो पैसा जो किसी टाइम डिपॉजिट के अंदर या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर जो जमा कराते हैं, स्मॉल सेविंग्स फंड्स के अंदर जो जमा कराते हैं, कौन जमा कराता है? जनरल पब्लिक जमा कराती है। किसके पास जमा कराती है? सरकार के पास जमा कराती है। तो ये भी एक तरह का सरकार के लिए लोन क्रिएट करता है, और इसकी कैटेगरी आती है स्मॉल सेविंग्स। तो यहां से भी सरकार को पैसे मिलते हैं। अगला है प्रोविडेंट फंड्स। प्रोविडेंट फंड पता है आपको क्या होता है? हर सैलरी से हर एक इंडिविजुअल कुछ पैसा अपने प्रोविडेंट फंड में डालता है ताकि वो रिटायरमेंट के समय उसको इस्तेमाल कर सके, उसे प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। सरकार को प्रोविडेंट फंड के थ्रू भी पैसा मिलता है, ठीक है ना। रिसीव्स अंडर दिस हेड रिलेट टू स्टेट प्रोविडेंट फंड्स एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स। दो फंड्स होते हैं, स्टेट प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स। दोनों से ही पैसा सरकार को मिलता है, और ये भी लायबिलिटी क्रिएट करते हैं सरकार के लिए। आगे आते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस, मतलब किसी विदेश से आपको कोई मदद मिल रही है। मतलब दिस कैटेगरी शोज लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF एटसेट्रा। मतलब किसी आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले लिया। एक्सटर्नल असिस्टेंस के लिए पाकिस्तान मशहूर है, सबसे लोन मांगते हैं कटोरा लेकर। वैसे ही एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब है अगर आपको विदेश की किसी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो उसे आप डालेंगे एक्सटर्नल असिस्टेंस की कैटेगरी में, और ये भी आपकी लायबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है ना। अगला आता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है मेरी जान? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सरकार के वो डिपार्टमेंट्स जो कि काम अच्छा नहीं कर पा रहे, सिक यूनिट्स हैं, सरकार उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है। जब प्राइवेट सेक्टर को बेच देगी तो वहां से कुछ पैसा आएगा। जैसे लखनऊ में स्कूटर इंडिया हुआ करता था, स्कूटर इंडिया को सरकार ने बेच दिया क्योंकि काम अच्छा नहीं कर रहे थे, तो सरकार ने जब प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, वहां से जो पैसा आया उसको बोलते हैं हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट। इससे क्या होता है? इससे असेट्स कम होते हैं, ठीक है ना। डिसइन्वेस्टमेंट मींस सेलिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। Funds raised from disinvestment relates to funds obtained by selling the shares of the public sector enterprise to the private sector. ठीक है, सब बच्चों को समझा दिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि रिसीट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स, और कैपिटल रिसीट्स क्या होती है, मतलब आने वाली तरीका। अब जाने वाला पढ़ने जा रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट एनी फिजिकल और फाइनेंशियल असेट्स और डू नॉट रिड्यूस लाइबिलिटी आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ना तो कोई एसेट बनेगा, ना ही कोई लाइबिलिटी कम होगी, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आएगा? या तो एसेट्स क्रिएट होगा, मैंने यहां पे लिखा ना ही एसेट्स क्रिएट होगा ना ही लाइबिलिटी कम होगी, ये नहीं होगा, ठीक है ना। या तो यहां पर एसेट क्रिएट होगा या कोई लाइबिलिटी कम होगी, तब उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना बेटा। Those expenditures of the government which lead to creation of physical or financial assets और reduction of liability, या तो assets बढ़े या liability कम हो, तो उसे बोलेंगे हम लोग capital expenditure। अब अगला टॉपिक डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, सिलेबस में नहीं है तो बढ़िया है, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है मेरी जान? बैलेंस्ड बजट वर्सेस डेफिसिट और सरप्लस बजट। ये बैलेंस बजट क्या है? सरकार के पास जितनी इनकम आई, जितनी रिसीट्स आई, अगर उसी के बराबर खर्चे कर रही है सरकार, तो उसको बोलेंगे बैलेंस्ड बजट। मतलब व्हेन रिसीट्स इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, तो उसको बोलते हैं अपन लोग बैलेंस्ड बजट। अब ये डेफिसिट बजट, डेफिसिट मतलब कमी हो गई, मतलब जब कमाई कम है, रिसीट्स कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, उसको डेफिसिट बजट बोलेंगे। सरप्लस बजट क्या होगा? जब कमाई ज्यादा होगी, एक्सपेंडिचर कम होगा, तो उसको हम लोग सरप्लस बजट कहेंगे। देख भाई, बैलेंस बजट भी अच्छा है, सरप्लस बजट भी अच्छा है, जो खराब है देश के लिए वो होता है डेफिसिट बजट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ डेफिसिट बजट, तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा पार्टी, अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग फटाफट से। तुम्हें पता है डेफिसिट में आपको पता होना चाहिए कितने तरह के डेफिसिट होते हैं, साथ साथ उसका इंप्लीकेशन क्या है, वो कैसे अप्लाई हो रहे हैं और हमारे देश में उसका इफेक्ट क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बाहें फैलाकर आपका बोर्ड इम्तिहान में इंतजार कर रहा है। सबसे पहले डेफिसिट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला डेफिसिट है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। अब मेरी जानिए रेवेन्यू डेफिसिट क्या कहलाता है। देखो, रेवेन्यू डेफिसिट निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, इससे आ जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। कहना क्या चाहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ओवर इट्स रिसीट्स। यही फॉर्मूले को इन्होंने शब्दों में लिख दिया है, सिंपल आप ये लिख के आओगे, मैडम को सुनाएंगी। अब इसके इंप्लीकेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा 2025 बोर्ड इम्तिहान के लिए। मैं पूरे नोट्स आपको देते जा रहा हूं यार, तुम ये डाउनलोड जरूर कर लेना, एल्स प्रॉब्लम में आओगे, ठीक है ना। चलें पढ़ें। पहला इंप्लीकेशन क्या कह रहा है, आओ जरा बच्चा पार्टी देखा जाए। पहला इंप्लीकेशन बोल रहा है रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स द गवर्नमेंट्स करंट फाइनेंशियल स्टेटस।
Revenue deficit means dis-saving on government account. It shows that government is spending more than its current income. Revenue deficit क्या बताता है कि सरकार हमारी इनकम के बियॉन्ड खर्चा कर रही है. ठीक है, हमारी सरकार ये बताती है, रेवेन्यू डेफिसिट ये बताती है कि हमारी सरकार डिस सेविंग कर रही है, मतलब नेगेटिव सेविंग हो रही है इस समय पर. इसका मतलब सरकार की कंडीशन सही है नहीं. अगला इंप्लीकेशन क्या कह रहा है? हायर बोरोइंग पुट्स प्रेशर ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट. दिस फर्दर एड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट. अब जब सरकार के पास पैसे हैं नहीं तो वो खर्चा कहां से करेगी? तो सरकार खर्चा करने के लिए लेगी लोन, और जब लोन लेगी तो अगेन उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. तो इससे प्रॉब्लम और वर्स होती चली जाती, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता चला जाता है. अगला इंप्लीकेशन क्या कह रहा है? सिंस द बोरोइड फंड्स आर जनरली इनकर्ड टू फाइनेंस consumption expenditure of the government, a high level of revenue deficit causes inflationary pressure in the economy. अगर लगातार, अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? देश को चलाने के लिए खर्चा हो रहा है ना भाई, कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहे, कोई लायबिलिटी कम नहीं हो रही, मतलब सरकार को चलाने के लिए उधार लेना पड़ रहा है. अब जब सरकार को चलाने के लिए, कंजम्पशन एक्टिविटी के लिए उधार लेना पड़ेगा, तो सरकार लगातार लोन लेती जाएगी, लोन लेती चली जाएगी, इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा होता चला जाएगा, महंगाई बढ़ना शुरू हो जाएगी हमारी इकोनॉमी के अंदर. तो सबसे पहला जो हम लोगों ने पढ़ा रेवेन्यू डेफिसिट, उसका इंप्लीकेशन यह होता है कि देश के अंदर महंगाई निरंतर लगातार बढ़ती चली जाएगी. चलो भैया अगले डेफिसिट पर बढ़ते हैं, जिसका नाम है फिस्कल डेफिसिट. अब ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस कैपिटल रिसीट्स. टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. इनमें से अगर हमने रेवेन्यू रिसीट्स माइनस कर दिया, कैपिटल रिसीट्स माइनस कर दिया, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो क्या निकल कर आएगा? फिस्कल डेफिसिट. मतलब इसमें बोरोइंग का कंपोनेंट हटाकर हम पता लगाते हैं कि हमारा डेफिसिट कितना है. फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग. अब इसके इंप्लीकेशन क्या है बेटा जी? आओ जरा देखा जाए. फिस्कल डेफिसिट इज द की इंडिकेटर ऑफ बजटरी डेफिसिट इन इंडिया. इट इज कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ फिस्कल इंबैलेंस इन द इकोनॉमी. लेकिन कहना क्या चाहता है? इट मेजर्स द टोटल रिसोर्स गैप ऑफ द गवर्नमेंट. इट इंडिकेट्स एक्सटेंट टू विच द गवर्नमेंट इज लिविंग बियॉन्ड इट्स मीन्स. मतलब बताता है कि टोटल कितना पैसे की कमी है हमारे देश में, टोटल हमारे देश में कितना रिसोर्स गैप है, कितना पैसा चाहिए और कितना पैसा है करेंटली, इसका बारे में, कितनी बोरोइंग सरकार को करनी है, इसके बारे में पता लगाने के लिए फिस्कल डेफिसिट जरूरी है. A large fiscal deficit implies large amount of borrowing. जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा देश में, उतनी ज्यादा लोन की आवश्यकता है कंट्री की गवर्नमेंट को टू सस्टेन. आगे बढ़े. गवर्नमेंट हैज टू बोरो टू मीट इट्स डेफिसिट. इसका कोई और चारा नहीं, सरकार को लोन लेना पड़ेगा अगर देश चलाना है तो. दिस इंक्रीज द फ्यूचर लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड रिपेमेंट्स ऑफ लोन. अगर सरकार लगातार इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए लोन लेगी तो फ्यूचर में इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, लोन को भी तो वापस करना है. तो इससे बर्डन बढ़ता चला जाता है और इस विशियस सर्कल में, इस डेट ट्रैप में इकोनॉमी फंस जाती है, जैसा पाकिस्तान की इकोनॉमी आज की डेट में फंसी हुई है. ठीक है ना? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस में इंक्रीज रेवेन्यू डेफिसिट. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट से रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा, साथ में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ता चला जाएगा. अब ये बात देखो, हाई फिस्कल डेफिसिट जनरली लीड्स टू वेस्टफुल एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट. कई बार सरकार फालतू का खर्चा करती है, ट्रैवल पे, टूरिज्म पे, बड़े बड़े इवेंट्स करके. तो हाई फिस्कल डेफिसिट बता रही है कि सरकार कुछ ज्यादा ही खर्चा कर रही है ऑन वेस्टफुल एक्टिविटी. A large fiscal deficit may lead to inflationary pressure in the economy. जैसे रेवेन्यू डेफिसिट से भी इन्फ्लेशन बढ़ता था देश का, वैसे फिस्कल डेफिसिट से भी देश में लगातार इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ती चली जाती है. अब अगले टॉपिक पर आ रहे हैं जो कि है प्राइमरी डेफिसिट. बहुत इंपॉर्टेंट है. प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो वो यही है. प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट. मतलब यह पता लगेगा कि सरकार एक्चुअल में इंटरेस्ट पेमेंट पर कितना पैसा खर्चा कर रही है. जैसे कई बार सरकारें आती ना कि भैया हमारी दिक्कत नहीं है, वो तो नेहरू जी ने लोन ले लिया था ना, इसकी वजह से हमारा देश अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है. तो प्राइमरी डेफिसिट देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा सरकार इंटरेस्ट पेमेंट पर कितना पैसा खर्चा कर रही है और नॉर्मल एक्टिविटी जो रोजमर्रा से बिजनेस चलाना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है. फिस्कल डेफिसिट करंट सिचुएशन बताता है, इंटरेस्ट पेमेंट बताता है जो पास्ट में लोन लिया है उसको पेमेंट कर दिया, तो प्राइमरी डेफिसिट कितना है.
प्राइमरी डेफिसिट ओवरऑल सिचुएशन बताती है, फिस्कल डेफिसिट करंट सिचुएशन बताती है देश की। बात समझ में आ रही है? इसके इंप्लीकेशन क्या है आओ जरा देख लें। प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स द रियल पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंसेस एज इट एक्सक्लूड्स द इंटरेस्ट बर्डन इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स टेकन इन द पास्ट, क्योंकि इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाता है कि कितना इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, हटा दो उसको। इट शोज हाउ मच द गवर्नमेंट इज बोरोइंग टू मीट हिज एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। से एक्चुअल में पता चलता है कि सरकार कितना लोन ले रही है देश चलाने के लिए। आगे बात करते हैं, इट इज अ मेजर ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द वे गवर्नमेंट इज कंडक्टिंग इट्स फाइनेंशियल अफेयर्स। कभी भी लगेगा कि प्राइमरी डेफिसिट अगर देश का बढ़ता चला जा रहा है, मतलब सरकार ठीक ठाक काम कर नहीं रही है, चाहे जितने भी वायदे कर दें, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर दें, मगर सरकार की स्थिति है नहीं सही। अगला टॉपिक है बजटरी प्रोसीजर, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। सो दिस इज इट फ्रॉम द एंटायर चैप्टर। गवर्नमेंट बजट इज अ वेरी वेरी शॉर्ट चैप्टर जो मैंने एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कराया है। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है कि मेरे साथ लाइव प्रिपरेशन करना चाहिए विद ऑल द एक्सक्लूसिव मटेरियल, ऑल द सैंपल पेपर्स, ऑल द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, तो आज और परसेंटेज बूस्टर में आपका इंतजार रहेगा। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। जय हिंद।